दोस्तों नमस्कार। कल 15 अगस्त है यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस और आज स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले मैं आपसे जुड़ रहा हूं और मेरी कोशिश हर बार होती है कि ऐसे कुछ विशेष दिवसों पर कुछ ऐसी जानकारी, ऐसी बातें आप तक लेकर आऊं जो आपके नॉलेज को तो एनहेंस करे ही करें, आपकी थॉट प्रोसेस को भी थोड़ा बूस्ट दे। तो आज मैं बात करने वाला हूं हड़प्पा से लेकर मोदी तक, यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, जिससे बात करूंगा मैं शुरू करूंगा और बात करूंगा मैं प्रेजेंट टाइम 2024 में नरेंद्र मोदी तक में। और हम इस समय बात करेंगे फाइनेंस के बारे में कि हमारा जो इकोनॉमी है, कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के पहले जो भारत की इकोनॉमी थी वो नंबर 1 थी दुनिया भर में। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और आज हम प्रयास में हैं नंबर 1 होने की दौड़ में। टॉप 3 इकोनॉमी में आने का प्रयास हमारा चल ही रहा है और इसके साथ ही बहुत तरह की समस्याएं भी देश में हैं, जहां एक और बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी जो लेटेस्ट ILO की रिपोर्ट है वो कह रही है कि युवा बेरोजगारी का प्रतिशत 83% तक बढ़ गया है। तो जहां देश GDP में ग्रो कर रहा है, वहीं अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है और साथ ही लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश ये ह्यूमन रिसोर्स बनाने की जगह ह्यूमन लाइबिलिटी तो नहीं बना रहा है। आज हम इन सब बातों पर चिंतन करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहना और मैं आपको हड़प्पा से लेकर मोदी तक के पूरे इतिहास की जानकारी कम शब्दों में ग्राफिक्स के माध्यम से देता रहूंगा। लास्ट में मुझे जरूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा है। आइए शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों के आने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया की नंबर 1 GDP था भारत। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल भारत पर राज किया और इस दौरान आज के हिसाब से लगभग $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट ली भारत से। इस दौरान करीब 6 करोड़ भारतीय भूखे भी मरे। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही हमको आगे बढ़ाया है, उनको इन फैक्ट्स को जानना चाहिए। आज़ादी के बाद भारत की ग्रोथ फिर से शुरू हुई और वर्तमान समय में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का ख्वाब पूरा करने में जुटे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को। चलते हैं 5-6 हजार साल पहले। करीब 150 साल पुरानी बात है। पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस दौरान वहां काम कर रहे इंजीनियर्स को एक खंडहर मिला। खंडहर की ईंटें इतनी मजबूत थीं कि उनका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया गया। ये ईंटें लगभग 5000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। 1920 में इस खंडहर की खुदाई शुरू की गई, जिसमें एक सोच समझकर बसाया गया शहर मिला। यहाँ पक्की ईंटें से बनी इमारतें मिली, 2 मंजिला मकान मिले, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ मिली। इनकी सफाई के लिए मैनहोल बनाए गए थे। खुदाई में गहनों से लदी महिलाओं की मूर्तियां मिली। मोहनजोदारो नाम दिया गया इस जगह को, यानी मोहन का टिला। यहां से मिले विशाल स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और बता दूं, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये सभी अवशेष 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लोथल नाम की एक जगह है जो मौजूदा गुजरात में है। यहाँ से मिला बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की बिजनेस एक्टिविटीज का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। यह शहर पत्थर, शंख और मेटल से बनी चीजों का बिजनेस सेंटर था। यहाँ से मोहर, मनके बनाने के टूल और बहुत सारे मनके भी मिले। तब आज के ओमान से तांबा, ईरान अफगानिस्तान से टिन, कर्नाटक से सोना, गुजरात से कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। दूसरी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सभ्यता है, से भी इस जगह के व्यापारिक रिश्ते रहे। मेसोपोटामिया में मिले लेखों से हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया, इसकी जानकारी मिलती है। यानी हो सकता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता रहा हो। इस सभ्यता के लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस, नापजोक, इन सब की भी अच्छी नॉलेज थी, बढ़िया ज्ञान था। ये तांबा और टीन को मिलाकर मिस्र धातु से कांसा बनाना भी जानते थे। साथ ही फायोंस, यानी रेत के साथ रंग और ग्लू जैसा कुछ मिलाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ ही कहा जाता है फायोंस, उससे बर्तन, मनके आदि बनाने की कला भी इनके पास थी। चलते हैं 2-3 हजार साल पहले। करीब 2300 साल पहले की बात है। यूनान, ग्रीस में एक 20-22 साल का लड़का जिसका नाम सिकंदर था, ये मैसेडोनिया का राजा बनता है और एक जिद ठानता है कि उसे दुनिया जीतनी है। वो फारस, मिस्र, आर्मेनिया, असीरिया जैसे तमाम इलाकों को जीतता हुआ भारत पहुंचता है। लेकिन उसके सैनिकों ने जो ब्यास रिवर है उसको पार करने से मना कर दिया। नदी पार उन्हें भारत के शासकों की विशाल सेना से जो लड़ना पड़ता।
भारत उस समय 16 महाजनपदों यानी राज्यों में बटा हुआ था। इनमें सबसे बड़ा मगध था, जिस पर उस वक्त धनानंद का राज था। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 युद्ध लड़ने वाले हाथी थे, 2,000 रथ थे और लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे। हमें एक संस्कृत ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलता है जिसका नाम है कथा सरित सागर। इसमें धनानंद के पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे, ऐसा जिक्र मिलता है। ये धनानंद वही धनानंद है जिसे आचार्य कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने चुनौती दी और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठते हैं। कहा जाता है कि उस समय मगध की सीमाओं में लगभग पूरा भारत ही समा जाता था। उनके पास 30,000 से ज्यादा घुड़सवार थे, 9,000 से ज्यादा युद्ध करने वाले हाथी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक थे। चलते हैं 1,500 साल पहले। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए, इसका प्रमाण हमें मिलता है। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। मौर्य काल में भी हथियारों में लोहे और करेंसी के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग होता था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यूनानी व्यापारी विलियम एच शॉफ अपनी किताब पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी इसमें लिखते हैं कि विदेशी व्यापारी मसाले खरीदने मालाबार के तट पर आते थे। मालाबार जो आधुनिक केरल है, यहाँ से मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़े, इन सब का भी व्यापार होता था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं एंगस मैडिसन। इनके मुताबिक भारत ने इजिप्ट को इतना सामान एक्सपोर्ट किया था कि इजिप्ट का गोल्ड रिजर्व ही खाली हो गया था। 4वीं शताब्दी का गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी समय आर्यभट्ट हुए जिन्होंने पृथ्वी की रेडियस को नाप लिया और थ्योरी दी कि इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। वराह मिहिर ने चंद्र कैलेंडर बना लिया था। चलते हैं 400-500 साल पहले। अकबर का रेवेन्यू ब्रिटेन की रानी से 64 गुना ज्यादा था उस समय। मुगलों ने भारत की आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने में मुगलों का भी हाथ माना जाता है। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान भारत ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अकबर के समय सरकारी खजाने में जमा होने वाले टैक्स और रेवेन्यू आज के अनुसार अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग 87,980 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। वहीं उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके सरकारी खजाने में हर साल केवल 1,300 करोड़ के आसपास रुपए ही जमा होते थे। उस समय भारत में बना सामान यूरोपीय देशों में अमीरी की निशानी माना जाता था। कश्मीर से केसर, ऊनी शॉल, मेवे, बंगाल से अनाज, कच्चा रेशम, मलमल, शहजादपुर यानी आज के इलाहाबाद से कागज, बयाना, आगरा से नील, गोलकुंडा से हीरे, मालाबार से काली मिर्च और अन्य मसाले और देश के दूसरों हिस्सों से कई तरह के सामान एक्सपोर्ट होते थे, जिसमें चाय भी प्रमुख था। सोने चांदी की आमद इतनी बढ़ गई थी कि फ्रेंच ट्रैवलर और औरंगजेब के डॉक्टर रहे फ्रांसवा बर्नियन ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि सोना और चांदी दुनिया के हर हिस्से में घूमने के बाद आखिर में भारत में आकर भंडार में दफन हो जाता था। मतलब इतना सोना चांदी भारत में आ रहा था। आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था बंगाल का मलमल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ट अपनी किताब एम्पायर ऑफ कॉटन ए ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि ढाका के मलमल से बने कपड़े पहनने का अधिकार फ्रांस में सिर्फ वहां के राज परिवारों को ही था। कोई अन्य अगर ये कपड़े पहनते तो उनको सजा मिलती थी। ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 के आसपास ही इसकी कीमत लगभग 5500 रुपए गज से 43,000 रुपए गज थी। मतलब आज के हिसाब से अगर लगाएं हम तो लगभग एक गज कपड़े की कीमत लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 60 लाख रुपए तक जाती। इतना महंगा ये कपड़ा था। लखावर, जो कि बिहार का एक भाग है, में बने कपड़े विदेशों तक भेजे जाते थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनाया जाता था। इसके लिए कच्चा माल बंगाल से आता था। राजस्थान से लोहा और तांबा, बिहार और सिंध से सॉल्ट पीटर और तटीय इलाकों से नमक का व्यापार होता था। 17वीं सदी के अंत में भारत आए फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर के अनुसार भारत सुख सुविधाओं के मामले में फ्रांस या इटली से कम नहीं था। चलते हैं 300 से 500 साल पहले। मुगलों ने व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया था। सड़कों की निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवाई गई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए गए थे। सभी प्रमुख रास्तों पर धर्मशालाएं यानी सराय थी। बड़ी सरायों में व्यापारियों को सामान रखने की जगह भी मिलती थी। मध्यकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जमीनी रास्ता वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट कहलाता है, जो उससे जुड़ा हुआ था। बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता काशगर, समरकंद, बल्ख और काबुल से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। यह मुल्तान, कंधार, बगदाद
और फरात नदी पार करके अलेप्पो यानी सीरिया तक जाता था और वहां से समुद्र के रास्ते यूरोप से जुड़ता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासन काल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में लगभग 40,000 जहाज थे। ये हमारे लिए पर्याप्त है कि हम अपने इतिहास पर गर्व करें। इतिहासकार हैं अशीन दास गुप्ता। इनके अनुसार 17वीं सेंचुरी तक भारतीय समुद्री व्यापार जो है ये उसका स्वर्ण युग था। फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ने लग गए। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ईरानी सैनिक 6 घंटे तक घरों और दुकानों में घुसकर लूटपाट और खून खराबा करते रहे। इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार। इनके अनुसार इस कत्लेआम में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने हार मान ली और उन्हें काबुल से लेकर कश्मीर तक और सिंध तक का इलाका भी नादिर शाह को देना पड़ा। 57 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद नादिर शाह उस जमाने के 15 करोड़ रुपए, जी हाँ छोटे मोटे नहीं, 15 करोड़ रुपए नगद ले गया। इसके अलावा 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में भरकर कीमती हीरे जवाहरात लाद कर ये ईरान ले गया। इसमें मुगल बादशाहों का मयूर सिंहासन, कोहिनूर दरियाई नूर और ताज माह जैसे बेशकीमती हीरे शामिल थे। इतिहासकार माइकल एक्सॉडी का मानना है कि अगर ये हमला नहीं हुआ होता तो भारत में अंग्रेजों का राज शायद आता ही नहीं। चलते हैं 17वीं सदी में। 17वीं सदी तक डच, अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियां भारत आने लगी थी। उन्होंने अपनी बस्तियां यानी कॉलोनी बसाई और उनकी हिफाजत के लिए वो सैनिक भी जमा करने लगे। इसके बाद कमजोर पड़ चुके राजाओं और नवाबों को हराने लगे, उनसे संधियां करने लगे। इसके बाद से शुरू होता है दमन और शोषण का चक्र, जिसने इंडियन इकोनॉमी को निचोड़ लिया। इकोनॉमिस्ट हैं पॉल कैनेडी। अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में ये लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा तब लगभग 25% हुआ करता था। वह 200 साल से ब्रिटिश काल में दशमलव में आ गया, यानी कि पॉइंट्स में आ गया, जो कि 25% हुआ करता था। लेखक और बहुत पॉपुलर सांसद हैं शशि थरूर। ये लिखते हैं कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन का हिस्सा सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। 200 साल तक भारत पर शासन करने के बाद 1940 तक दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो चुकी थी, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन चुका था, जो बेसहारा था और भूखा भी था। 1857 की क्रांति की बात करें तो इसके बाद भारत पर सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासनकाल हुआ। ब्रिटेन ने सिस्टमैटिक तरीके से भारत के सबसे बड़े सेक्टर किसानी और कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। तब ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में कपास अमेरिका से आता था। वहां 1861 में सिविल वॉर शुरू हुआ और सप्लाई ठप पड़ गई। ब्रिटेन ने भारत का रुख किया। डिमांड बढ़ी तो 3 आने प्रति किलो बिकने वाला कपास अब 12 आने प्रति किलो हो गया था। 1 रुपए में 16 आने होते थे। तब आपको जानकारी दे दूं, शशि थरूर अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, इसमें लिखते हैं कि ज्यादा कपास उगाने के लिए किसान मोटा कर्जा लेने लगे और तभी 1865 में सिविल वॉर खत्म हो गई। अमेरिका से सप्लाई शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत से कपास खरीदना कम कर दिया। साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे और किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज न चुकाने पर उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी। अब मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर अंग्रेजों को कच्चा माल बेचने लगे। ये माल इंग्लैंड जाता था, वहां कपड़ा बनता और भारत में आकर वापस महंगे दामों पर बिकता। ब्रिटिश कंपनी ने भारत का कपड़ा उद्योग तहस नहस किया। इकोनॉमिस्ट हैं उत्सा पटनायक। एक रिसर्च में बताती हैं कि 17वीं सेंचुरी में दुनिया का 25% कपड़ा भारत में बनता था और 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए तब ये घटकर मात्र 2% रह गया। तो आपको बता दूं कि 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने आज के हिसाब से भारत से लगभग $45 ट्रिलियन के बराबर की संपत्ति लूटी और ये भारत की मौजूदा जो जीडीपी है उसका 12 गुना है। आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, उसकी बात करते हैं। मई 1942 में जापानी सेना ने बर्मा को जीत लिया था और अंडमान तक आ गई थी। अंग्रेजों को लगा कि अब बंगाल पर हमला होगा। अंग्रेजों ने वहां के घरों से अतिरिक्त राशन जब्त कर लिया ताकि जापानी सैनिकों को कुछ न मिले। बंगाल में भयंकर भुखमरी पड़ गई। गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगीं। तभी अक्टूबर 1942 में बंगाल में आए चक्रवात से पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके की फसल तबाह हो गई। ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की गई, लेकिन ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ये बोले, खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं और उन्होंने कोई भी दाना
भारत भेजने के लिए मना कर दिया। रिसर्च पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में बताया गया कि सूखा या फसल नष्ट होना 1943 के बंगाल अकाल का कारण नहीं था, यह अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों की देन थी। इतिहासकार हैं माइक डेविस, ये अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में भूख से मरने वालों की तुलना नाजी कैंप तथा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से करते हैं। वहीं शशु थरूर लिखते हैं कि चर्चिल की नीतियों के कारण करीब 40 लाख बंगाली भूखे मर गए। पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान करीब 6 करोड़ लोग भूखे मरे, ये बात हमें जाननी चाहिए। अब भारत आजाद हो गया है और हम इतिहास में 1947 का पन्ना पलट रहे हैं। नेहरू एरा शुरू हो चुका है। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी गरीब है, कम पढ़ी लिखी है, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों से भरी हुई है। यहाँ से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं। 1951 की पहली योजना का फोकस खेती और सिंचाई था, जिससे देश के अनाज की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। भारत ने ग्रोथ रेट टारगेट 2.1 से ज़्यादा 3.6% अचीव कर लिया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। उद्योग धंधों पर फोकस बढ़ाया गया। प्राइवेट सेक्टर में पूंजी की कमी थी, इसलिए सरकार ने खुद कंपनियां खड़ी करनी शुरू की। नेहरू ने बिजली और स्टील को इकोनॉमी की नींव के रूप में पहचाना। बिजली के लिए 1954 में हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 680 फीट लंबे भाखड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। राउरकेला में जर्मनी, भिलाई में रूस और दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्टील प्लांट लगवाए गए। 60 लाख टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया। तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन की चाह ने एग्रीकल्चर फंड लगभग आधा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अनाज की कमी बद से बदतर हो गई और महंगाई बढ़ गई। अनाज इंपोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म कर दिया। 1962 में भारत और चीन लड़े और जंग ने हालात को और खराब कर दिया। नेहरू 27 मई 1964 को इस देह को विदा करके दुनिया से विलीन हो गए। अब शुरू होता है शास्त्री और इंदिरा एरा। भारत अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर था। इसका फायदा उठाकर अमेरिका भारत की विदेश नीति में दखल देता था। लाल बहादुर शास्त्री ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, फिर से खेती पर ध्यान दिया। साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने बीजों की ऐसी किस्में तैयार की जो खूब पैदावार देती थीं। यहाँ से शुरू होती है हरित क्रांति और MS स्वामीनाथन को ही हम हरित क्रांति के पिता के रूप में जानते हैं। और इसके बाद श्वेत क्रांति आई, जिसने दूध का उत्पादन बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी एरा शुरू होता है। 6 जून 1966 को इंडियन करेंसी का 57% डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है। रुपया 4.76 से गिरकर 7.50 रुपए प्रति डॉलर पर आ जाता है। इसका मकसद एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। 20 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। खेती के लिए बैंकों से लोन देने में तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया था। आपातकाल लगता है और इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी हार जाती हैं। जनता पार्टी सत्ता में आती है। मोरारजी देसाई प्रधान बनते हैं और काले धन पर नकेल कसने के लिए तत्काल 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर देते हैं। अगले पड़ाव में हम चलते हैं 1991 के दौर में। देश में चंद्रशेखर की सरकार है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के पास चंद दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची है। देश दिवालिया होने की कगार पर है और 30 मई 1991 को पहली बार देश का 20 टन सोना, हाँ जी 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक UBS को बेचना पड़ता है ताकि 545 करोड़ का लोन भारत को मिल सके। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया जाता है और इसके लिए भी सोना गिरवी रखना पड़ता है। 21 जून को PV नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले थे। शपथ से एक दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने एक फाइल दी और राव के होश उड़ गए। उन्होंने नरेश चंद्र से पूछा, क्या देश की इकोनॉमी इतनी खराब है? नरेश बोले, नहीं सर, इससे और ज़्यादा खराब है। विनय सीतापति अपनी किताब हॉफ लॉयन हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसमें लिखते हैं कि शपथ ग्रहण के ठीक 3 घंटे पहले राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन लगाया, उन्हें वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया और कहा, अगर सक्सेसफुल हुए तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा, अगर फेल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, सोच लो। आते हैं 1991 के बाद के एरा में। भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया था, क्योंकि 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए निवेश का एक गढ़ बन गया। कई सेक्टर्स में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई।
बदलावों का असर दिखा और भारत की ग्रोथ रेट 3 से 4% थी, जो बढ़कर 6 से 8% पहुंच गई। ग्लोबलाइजेशन के दौर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जल्दी पैसा कमाने का जरिया बना। रामचंद्र एच पाटिल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसने भारत के पूंजी बाजारों की सूरत ही बदल दी। साल 1999 से 2000 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट को रीजनेबल बनाकर हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के एरा में। उनकी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही है जिसने गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनियों का सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। फिर आता है मनमोहन एरा। दुनिया की दूसरे सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत होती है। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंच जाती है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाती है। उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5 से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी और 1991 के बाद हुए सुधारों का अच्छा असर देखने के लिए मिला। अब आते हैं वर्तमान समय में। शुरू होता है मोदी एरा। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब देश की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अभी देश की जीडीपी करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर है और 2024 में भारतीय शेयर मार्केट ने 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार कर लिया है। इससे ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार भी बन गया है। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो लगभग इस आधे घंटे के लेक्चर में हमने 5000 साल के भारतीय इतिहास को कवर किया है। मैंने कोशिश किया कि कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं और शुरू से लेकर वर्तमान समय तक लेकर आऊं। ये तो थी भारत की फाइनेंस गाथा। उसका कारण ये है कि आज़ादी का समय है और अब भारत जो है सोने की चिड़िया वापस बनने के लिए तैयार है। भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहा है और उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जहां एक ओर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है, जहां एक ओर भारत दुनिया का सेंट्रल सुपर पावर बनने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती हताशा एक समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आज़ादी के इस पर्व पर हम संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ बन सकता है वो करेंगे। स्किल डेवलपमेंट एक बढ़िया तरीका है जिसके लिए सरकार ने भी कदम उठाया है। सरकारी नौकरियां बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाना होगा, युवाओं को स्किल्ड बनाना होगा। केवल डिग्री दे देना समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आपके पास और कुछ सुझाव हैं कि किस तरह से देश को बेहतर बनाया जा सके तो कुछ सकारात्मक टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में करिए। और अगर आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो जय हिंद लिखना न भूलें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। नमस्कार, जय हिंद।